हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 11th की बुक है, जो प्रैक्टिकल की बुक है उससे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, और जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। और इससे पहले क्लास 11th की बुक है, दोनों वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी 12th की बुक भी चल रही है, उसके भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मतलब करवाए हैं। तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसका चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़, ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मापक के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण कीजिए। देखो, ये सभी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, सिर्फ उन्हीं से बनाए हैं। आपके पास टाइम है तो आप और भी जो ऑथेंटिक बुक हैं उनसे भी आप इनकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन है, मापक के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका में क्या लिखेंगे, जैसे हर बार बताती हूँ कि भूमिका शब्द हमें वहाँ यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो भूमिका में लिखेंगे मानचित्र मापक के बारे में। तो मापक क्या है? मानचित्र की मापनी यानी स्केल वह अनुपात है जो धरातल की दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच संबंध बताती है। ठीक है। ये हो गया मापक। तो मापक के आधार पर मानचित्रों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये हम इसके मुख्य भाग में लिखेंगे। ठीक है। तो दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो बड़ी मापने वाले मानचित्र, लार्ज स्केल मैप्स, और एक है छोटी मापने वाले मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है। तो पहला पॉइंट डालकर ये ब्लैक पेन से डालना है और साथ में हमें अंडरलाइन भी करना है। तो इसमें लिखेंगे बड़ी मापने वाले मानचित्र में कि ये मानचित्र छोटे क्षेत्रों को बड़े आकार में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। इसको हमें अंडरलाइन कर देना है कि छोटे क्षेत्रों को बड़े आकार में, ठीक है, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है भूसंपत्ति मानचित्र और एक है इसका स्थलाकृतिक मानचित्र, कैडेस्ट्रल मैप्स और टोपोग्राफिकल मैप्स। ये इसके दो प्रकार हैं। जो भूसंपत्ति मानचित्र है उसमें क्या होगा कि इसे प्लान मानचित्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसको हमें कर देना है अंडरलाइन। ठीक है। तो भूसंपत्ति मानचित्र हैं, इन्हें प्लान मानचित्र भी कहते हैं। इनका उपयोग सेकंड लाइन में हम देखो लिख देंगे उपयोग के बारे में, कि इनका उपयोग गांवों के खेतों, मकानों और नगरों के प्लान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 से 40 मीटर तक इसमें ले सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा इसका जो भूसंपत्ति मानचित्र है, ये उसके बारे में। ठीक है। फिर सेकंड, हम जो बड़ी मापनी वाले मानचित्र हैं उसी का जो सेकंड प्रकार है वो है स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप्स। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये प्राकृतिक, नदी, वन और सांस्कृतिक बस्तियों, मार्गों द्वारा दोनों प्रकार के तथ्यों को विस्तार से दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ये डाल देंगे। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि इनका निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1:25,000 से 1:1,00,000 जैसी मापनियों पर किया जाता है। तो हमें इसको भी यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है, एक तो प्राकृतिक को, एक सांस्कृतिक को। ठीक है। उसके बाद में करना है कि ये मानचित्र, जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो हमें यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर देना है। फिर मापक का दूसरा प्रकार आता है छोटी मापने वाले मानचित्र यानी स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि मानचित्र बड़े क्षेत्रों को छोटे आकार में दिखाते हैं। देखो, जो इसका नाम दिया हुआ है उसके मतलब उल्टा है। जैसे बड़ी मापने वाले मानचित्र में क्या होगा, छोटे क्षेत्रों को दिखाया जाएगा, यानी छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके दिखाया जाएगा। लेकिन जो छोटी मापने वाले मानचित्र हैं उनमें बड़े क्षेत्रों को छोटे आकार में दिखाया जाएगा। ठीक है। फिर है इसमें दीवारी मानचित्र, जो छोटी मापने वाले मानचित्र हैं उसमें पहला आ जाएगा वॉल मैप्स, यानी जो दीवारी मानचित्र होते हैं वो। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इनका उपयोग कक्षाओं में पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये विश्व या महाद्वीपों को 1:5 लाख या इससे भी छोटी मापने पर दर्शाते हैं। ये हो जाएगा अपना जो दीवारी मानचित्र है वो। ठीक है। तो दीवारी मानचित्र कौन से होते हैं? ये होते हैं, देखो, ये जो भूसंपत्ति मानचित्र होते हैं, ये जो अपना गांव में पटवारी लेकर घूमते हैं, जो उनके पास मैप होता है, वो ये भूसंपत्ति मानचित्र ही होता है।
ठीक है। और जो दीवारी मानचित्र हैं, जो हम क्लासरूम में देखते हैं, जो मानचित्र हमें दिखाई देते हैं, राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र जो हमें दिखाई देते हैं, वो जो मानचित्र हैं, वो दीवारी मानचित्र हैं और वो छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं। फिर है इसका सेकंड पार्ट एटलस मानचित्र। ये बहुत छोटी मापनी पर बने होते हैं और पुस्तकों के रूप में होते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे कि इसमें पूरे विश्व या देशों की केवल सामान्य भौगोलिक जानकारी दी जाती है। किसमें? एटलस मानचित्र में। तो छोटी मापने वाले मानचित्र दो हो गए, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। ठीक है। निष्कर्ष में जैसे ये वर्ड हमें नहीं डालना होता है, बस समझाने के लिए यहाँ डाला है। तो निष्कर्ष में लिखो तो लिखो, वरना ना भी लिखोगे तो भी इसमें चलेगा। निष्कर्ष में लिखें कि इस प्रकार के बड़ी मापने वाले मानचित्र सूक्ष्म विवरणों के लिए और छोटी मापने वाले मानचित्र व्यापक क्षेत्रीय अवलोकन के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस टाइप से आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण मानचित्र क्या है? इसके मात्रात्मक वितरण मानचित्रों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले भूमिका में वितरण मानचित्र के बारे में लिखेंगे। जैसे कि भूमिका शब्द हमें वहाँ नहीं डालना है, सिर्फ पैरा चेंज करके हमें जो क्वेश्चन के पार्ट हैं उनको हमें लिखते हुए, पॉइंट्स में लिखते हुए चलना है। तो वितरण मानचित्र के बारे में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी तल पर विद्यमान प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों को दर्शाने वाले मानचित्रों को वितरण मानचित्र कहते हैं। ये हम इसकी भूमिका में लिख देंगे। ठीक है। फिर इसका सेकंड पॉइंट डालेंगे कि ये मानचित्र किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक तत्वों के स्थानिक फैलाव और उनके प्रतिरूप पैटर्न को समझने में सहायक होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स में पूछा जाता है तो आप ये सारा इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको कम वर्ड में पूछा जाता है तो आप ये मत लिखना भले, ठीक है, यहाँ तक ये वाला छोड़ सकते हैं। फिर मुख्य भाग है। मुख्य भाग में किसके बारे में लिखेंगे? मात्रात्मक वितरण मानचित्र हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो मात्रात्मक वितरण मानचित्र क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होते हैं और तत्वों की मात्रा या घनत्व को दर्शाते हैं। जो वितरण मानचित्र किसको दर्शाते हैं? ये घनत्व को दर्शाते हैं। ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसके तीन प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। मतलब जो वितरण मानचित्र हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं बिंदु विधि, डॉट मेथड, सेकंड है वर्णमात्री विधि, कोरोप्लैथ मेथड, और थर्ड है समान रेखा विधि, आइसोप्लैथ मेथड। ठीक है। तो इसमें पहला देखेंगे बिंदु विधि। बिंदु विधि क्या है? इसमें तत्वों के वितरण को छोटे बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, जहां प्रत्येक बिंदु एक निश्चित मूल्य होता है। यह विधि जनसंख्या या पशु वितरण, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, इसको हम वहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये जो डॉट विधि है, डॉट मेथड है, ये किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है जनसंख्या या पशुधन के वितरण को दर्शाती है। सेकंड विधि हो जाएगी इसकी वर्णमात्री विधि। तो वर्णमात्री विधि में क्या लिखेंगे कि इसमें प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिला या राज्य के आंकड़ों के आधार पर अलग अलग घनत्व वाली छायाओं या रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह जनसंख्या घनत्व या साक्षरता दर दर्शाने के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो ये मेन मतलब मुख्य रूप से तो इसको किससे दर्शाया जाता है? जनसंख्या घनत्व को वर्णमात्री विधि से यानी कोरोप्लैथ मेथड से दर्शाया जाता है जनसंख्या घनत्व को। देखो जनसंख्या वितरण को दर्शाया जाता है डॉट विधि से, डॉट मेथड से, और जो घनत्व है उसको दर्शाया जाता है वर्णमात्री विधि से। नेक्स्ट जो इसका प्रकार है वो है समान रेखा विधि, आइसोप्लैथ मेथड। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसमें डालेंगे कि इसमें समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उन तत्वों के लिए होता है जो प्रकृति में निरंतर होते हैं, जैसे तापमान, यानी समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। ऐसे ही समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि संक्षेप में मात्रात्मक वितरण मानचित्र न केवल किसी तथ्य की उपस्थिति दर्ज करते हैं बल्कि उन्हें क्षेत्रीय भिन्नता और सघनता का सटीक विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं। ये हम इसके निष्कर्ष में लिख देंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना है और इसका क्वेश्चन हमें अगर इस तरह से पूछा जाए तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। और इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्णमात्री बिंदु विधि और सम्मान रेखा विधि क्या है और किस में किसको दर्शाया जाता है, ये आपको अच्छे से इसमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापनी क्या है, इसे प्रदर्शित करने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे मापनी के बारे में। ठीक है, मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी या मापक कहते हैं। ये हम लिख देंगे इसके भूमिका में। क्या लिखेंगे कि जो मापनी है वो क्या है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है, मापनी या मापक कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसका मेन पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे, जो मापक है उसको प्रदर्शित करने वाली प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं वो हम इसके जो मुख्य भाग है उसमें लिखेंगे। तो प्रमुख विधियां हेडिंग डाल देंगे वहाँ पर ब्लैक पेन से और अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे कि मापनी को प्रदर्शित करने की 3 मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है कथनात्मक विधि यानी स्टेटमेंट मेथड। तो इसमें क्या होता है, 1 नंबर डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें मापनी को शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे बोलकर या शब्दों में लिखकर इसमें बताया जाता है कथनात्मक मापनी में विधि में। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यह सामान्य व्यक्ति के लिए समझने में सरल विधि है। ये हो जाएगा कथनात्मक विधि में। तो दूसरी विधि है इसकी निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डालेंगे कि इसमें मापने को एक अनुपात या भिन्न रूप में दिखाया जाता है, जैसे 1:50,000। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे, इसमें इकाइयों का नाम नहीं होता, इसलिए यह विश्व भर में स्वीकार्य और उपयोगी है। ये हम लिख देंगे RF में। ठीक है, थर्ड विधि है इसकी आलेखी या रेखिक मापनी ग्राफिकल स्केल। इसमें मापनी को एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे जिसे प्राथमिक या द्वितीयक भागों में बांटा जाता है। मानचित्र को छोटा या बड़ा करने पर यह मापनी शुद्ध बनी रहती है। फिर निष्कर्ष में लिख देंगे कि ये तीनों विधियां मानचित्र की उपयोगिता और शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य उपकरण हैं। ये हम इसके निष्कर्ष में लिख देंगे। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो एकदम जो अपने सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी से करवा रही हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपनी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स क्या हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू की 2-3 लाइनें हैं वो हम भूमिका के रूप में अक्षांश रेखाओं के बारे में लिखेंगे। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे कि विषुवत इक्वेटर को 0 डिग्री अक्षांश का मान दिया गया है। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे, थर्ड पॉइंट, कि अक्षांश किसी भी स्थान की भूमध्य रेखीय तल इक्वेटोरियल प्लेन से उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी को अंकित करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उसके बारे में शुरू की 2-3 लाइनें। फिर हम इसकी लिखेंगे विशेषताएं। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। पहली विशेषता हम इसमें लिखेंगे कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई पूर्ण वर्त के रूप में होती हैं, अतः इन्हें समानांतर पैरेलल्स भी कहते हैं। तो इसका आप एक तो डायग्राम भी बना लेना साइड में, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना पाई। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं वो है अक्षांश रेखाएं। तो ऐसे करके आप एक डायग्राम भी वहाँ पर बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं उत्तरी ध्रुव, और इनको एक 0 डिग्री अक्षांश बनाकर लिख सकते हैं भूमध्य रेखा, और इनको लिख सकते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, सेकंड विशेषता इसकी लिखेंगे सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई हैं।
थर्ड विशेषता लिख देंगे, सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही वृद्धवर्त है, क्योंकि उसके बाद में भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की तरफ जाने पर जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो एक क्या है, वृत्त है, ग्रेट सर्किल है। ठीक है, चौथी विशेषता है इसकी, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों को छोड़कर से सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त हैं। क्योंकि जो उत्तरी उत्तरी ध्रुव है वो एक बिंदु के रूप में है और दक्षिणी ध्रुव भी क्या है, एक बिंदु के रूप में है। फिर पांचवी विशेषता है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। ये हमें डायग्राम में दिख भी रहे हैं। नेक्स्ट विशेषता है इसकी, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया है। थर्ड है, अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर और अथवा 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। नेक्स्ट विशेषता है, सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी यानी 1 डिग्री के अंतराल पर लगभग 111 किलोमीटर पर खींची गई हैं। यानी इनके जो बीच की दूरी है वो लगभग कितनी है, 111 किलोमीटर है। सभी अक्षांश रेखाएं, ये हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट है कि 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश। कैसे कि ये सभी 1-1 डिग्री पे हैं, जैसे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री तक। ठीक है, तो 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री ही क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। तो ये कितना हो जाएगा, 90-90 180, और बीच में जो एक अक्षांश रेखा बची है एक वो जोड़ देंगे, तो 90 + 90। ठीक है, 90 उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश प्लस एक जो भूमध्य रेखा है जिसको ग्रेट सर्किल कहा है वो जोड़ देंगे। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी कुल अक्षांश हो जाए, रेखाएं नहीं कुल अक्षांश, सॉरी, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो रेखा के रूप में नहीं है, वो बिंदु के रूप में है। अगर कुल अक्षांश आपसे पूछा जाता है तो 181 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपको ज़रूर से एग्ज़ाम में बना कर आना है और ये चीज़ें भी उसमें दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले भूमिका के रूप में हम इनकी जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में लिखेंगे। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। जैसे जो अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्व से पश्चिम में खींची जा रही थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। तो इसका भी हमें वहाँ पर क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है कि एक तो सीधी लाइन बना देंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, सॉरी देशांतर रेखा। ठीक है, और इसके साइड में बना देंगे बाकी की देशांतर रेखाएं। तो इसको यहाँ पर लिख देना है प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव और ये है अक्षांश रेखाएं। ये वाला डायग्राम भी आपको वहाँ पर बना कर आना है। तो विशेषताओं में सॉरी, सबसे पहले देशांतर रेखाएं क्या हैं इसके बारे में देखेंगे कि देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कि ये रेखाएं विभिन्न स्थानों की कोणीय दूरी को अंकित करती हैं, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कि अगर वहाँ पर आपको ज़्यादा वर्ड्स में पूछा जाता है तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें डालनी है। इंग्लैंड में लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री मान लिया गया है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कर देना है हमें वहाँ पर अंडरलाइन। फिर इसकी विशेषताओं में क्या लिखेंगे, पहली विशेषता हो जाएगी सभी देशांतर रेखाएं शुद्ध उत्तर दक्षिण में खींची गई हैं। ये हमने देख लिया है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त हैं। देखो जो सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त हैं, हाफ सर्किल हैं, लेकिन जो हमने अक्षांश रेखाएं देखी थी वो पूर्ण वर्त होती हैं। ठीक है,
एक अर्धवृत्त के विपरीत ओर की देशांतर रेखा मिलकर पूर्ण वर्त का निर्माण करती है। अच्छा जैसे एक अर्धवृत्त ये हो गया और एक जस्ट इसके पीछे वाला हो गया, तो ये दोनों अर्धवृत्त मिलकर क्या करते हैं, एक पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी सर्वाधिक यानी 1 डिग्री के अंतराल पर लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। देखो सब जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो सबसे ज़्यादा दूरी हम देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर ही हमें देखने को मिलती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी वो हमें भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है, और कितनी है, 111.32 किलोमीटर। और हमें अक्षांश में देखा था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं थी उनमें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर उनके बीच की दूरी में कोई अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या होता है कि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, अतः इनके मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे, जहाँ यहाँ इतनी दूरी थी, जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये रेखाएं ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। जैसे ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये हो गई देशांतर रेखाएं, तो ये क्या करती हैं, प्रत्येक अक्षांश को समकोण पर काटती हैं। इनका अधिकतम मान 180 डिग्री तक होता है। 1 डिग्री के क्रमिक अंतराल से ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। कैसे, जैसे एक 0 डिग्री हो गई, फिर 180 डिग्री इसके एक साइड में होते हैं और 180 डिग्री 180 डिग्री इसके, मतलब अर्धवर्त 180 डिग्री और 180 डिग्री अर्धवर्त। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, ये कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो इस तरह का देखो, इस टाइप के ही सिंपल से क्वेश्चन शायद पूछे जाने चाहिए, बाकी तो एग्ज़ाम में आएगा तभी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम ज़रूर से बना के आइएगा एग्ज़ाम में। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, और बाकी के जो अपने सिलेबस के टॉपिक बच गए हैं उनके अकॉर्डिंग भी मैं आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर वीडियोस लाती रहूँगी।